हाँ तो बच्चों, आज ये स्टार्ट करते हैं। क्या करना है आज? बोलिए। शाबाश। चैप्टर 1 शांति। हाँ भाई, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो ये चैप्टर हमें बताता है चार्ज क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कूलम्ब्स लॉ वगैरह क्या है, उसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे एंड ऑल दैट। तो वो सारी चीजें यहाँ पे कवर होंगी। तो सबसे पहली टर्म हमारे पास आती है चार्ज। व्हाट इज अ चार्ज? चार्ज क्या होता है? तो charge is the property of a material due to which it experiences electrical and magnetic behavior or properties. चार्ज की वजह से ही कोई मैटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो करता है या मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। ठीक है, अब इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एनी आइडिया? पहला, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, जिसका मतलब है टोटल इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। किसी भी सिस्टम पे टोटल चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है, लेकिन वो सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए, चार्ज बाहर से नहीं आना चाहिए। दूसरा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी बोले तो टोटल चार्ज अगर आपको चाहिए तो जस्ट उसे प्लस करके साइन के साथ बता दो। ठीक, प्लस माइनस के साइन जो भी हैं चार्ज के वो यूज करके आप उन्हें जस्ट ऐड कर दो, दैट विल बी अ टोटल चार्ज, बिकॉज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज डायरेक्ट प्लस माइनस के साथ ऐड हो जाती हैं। थर्ड वन इज क्वांटाइजेशन। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन द टोटल चार्ज शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जितना भी चार्ज किसी सिस्टम पे है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के जाने या आने से आया होगा। तो टोटल चार्ज शुड बी मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q इज इक्वल टू NE, ये होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास इस चैप्टर में एक चीज आती है विच इज रिलेटिविस्टिक मास, और आई शुड से वेरिएंस ऑफ मास। मास का वेरी होना, मास का चेंज होना। सो आइंस्टाइन की एक इक्वेशन थी m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v बाई सी होल स्क्वायर। According to it, if speed increases, then mass of a body increases. M naught is mass at zero speed, also called rest mass. अगर किसी मास की स्पीड जीरो है तो उसका मास m नॉट होगा, और जैसे जैसे वो मास स्पीड पिक करेगा वैसे वैसे उसका मास इंक्रीज होने लग जाएगा। दिस मास इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक मास। स्पीड बढ़ने से मास में चेंज आता है, लेकिन स्पीड कितनी होनी चाहिए चेंज नोटिस करने के लिए? स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल। स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल जनरली कोई भी बॉडी स्पीड नहीं पिक करती एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है? अगर आपने इलेक्ट्रॉन की स्पीड nth ऑर्बिट में देखी है तो c/137 z/n, कुछ ऐसे हम फॉर्मूला लिखते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम में। तो आप देख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट का 1% जो है उससे ज्यादा स्पीड इलेक्ट्रॉन पिक कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। तो ये है वेरिएंस ऑफ मास। ये वाला टॉपिक यहाँ कम यूज होता है, ड्यूअल नेचर में आपको वहां क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहां पे अगर क्वेश्चन में लिखा हो यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को नहीं फॉलो करना, फाइंड दिस फाइंड दैट, तो उसका सीधा सा मतलब है कि मास कांस्टेंट रहेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है नॉन रिलेटिविस्टिक तो मास कांस्टेंट। और अपने हम ये कभी इक्वेशन यूज नहीं करते, लेकिन इसका पता होना चाहिए कि हायर स्पीड पे मास चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कह दूं इलेक्ट्रॉन का और फोटोन का, ठीक है, दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ या वेवलेंथ सेम है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन का रेशियो कितना आएगा? तो इसका सीधा सा आंसर V/2C होता है ड्यूअल नेचर में। अगर इस वाले क्वेश्चन में मैं इलेक्ट्रॉन का मास 9 × 10⁻³ वो वाला रख दूं तो मेरा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अगर स्पीड इलेक्ट्रॉन के आसपास है तो उसका मास चेंज हो जाता है। तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है।
ड्यूअल नेचर में आपके कई क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे क्योंकि हम वहां इलेक्ट्रॉन का मास डायरेक्टली 9.1 नहीं रख सकते, वो वाला। तो क्वेश्चन पहले ही पढ़ लेना, क्वेश्चन में अगर बोला हो गया नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच लेके चलनी है तो ये होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, चार्ज का ना वेरी करना। एक बॉडी की कितनी ही स्पीड हो, ठीक है, उसका चार्ज चेंज नहीं हो सकता। एक बॉडी चाहे स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे, चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है। स्पीड कैन ओनली अफेक्ट मास नॉट चार्ज। तो ये चीज भी थोड़ी सी याद रख लेना। इस चैप्टर में बहुत रेयरली ये चीजें यूज होंगी, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में ये कंपेरेबल हो जाती है, वहां पे यूज होती है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्ज करने के मेथड। तो मेथड बताइए। फर्स्ट मेथड इज बाय फ्रिक्शन। दो चीजों को रगड़ दो, रगड़ने से उनके ऊपर चार्ज आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, फ्रिक्शन आप जब भी यूज कर रहे हो, बोथ बॉडीज हैव टू बी इंसुलेटर्स। दोनों में से एक भी कंडक्टर नहीं होनी चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाती है। दूसरी चीज, बोथ बॉडीज हैव टू बी डिफरेंट। आई अच्छी। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना है। जैसे अगर मैं एक प्लास्टिक रॉड को आइडेंटिकल प्लास्टिक रॉड के साथ रब करूंगा तो चार्ज नहीं आएगा बाय फ्रिक्शन। चार्ज क्यों आता है? एक बॉडी जिसके इलेक्ट्रॉन लूज हैं, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ के पॉजिटिव चार्ज ले लेती है और दूसरी बॉडी नेगेटिव चार्ज ले लेती है। जैसे प्लास्टिक स्केल को हेयर के साथ रब करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट अगर तुमने कभी किया है तो नोटिस किया होगा, हेयर शुड बी ड्राई। बाल जितने ज्यादा ड्राई होंगे, सूखे होंगे, उतना अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा। अगर आपके बाल ज्यादा गीले हैं तो थोड़े से कंडक्टिंग हो जाएंगे और ये एक्सपेरिमेंट उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो एनसीईआरटी थोड़ी सी देख लेना। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, अगर हम प्लास्टिक रॉड को सिल्क के साथ रब करेंगे तो सिल्क पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज आएगा। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में एक दो एग्जांपल ही दे रखे हैं, प्लीज देख लेना। फिर इसके बाद है चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन से चार्ज करना। सो दिस वन इज ओनली फॉर कंडक्टर्स। इस चैप्टर में कभी भी कंडक्टर बोला जाए तो वो सिंपली एंड डायरेक्टली मेटल्स को रेफर कर रहा है, मेटलिक पार्ट्स को। ये अलग बात है, हम कंडक्टर बोल देते हैं। केमिस्ट्री में आपको पता है कंडक्टर्स इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी होते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हो गए, वो भी कंडक्टर्स होते हैं। टेम्परेचर के साथ उनका इफेक्ट अलग होता है, मेटल्स का इफेक्ट अलग होता है। तो ये चीज थोड़ी सी देख लेना। यहाँ पे कंडक्टर्स जस्ट रिफर्स टू मेटल्स। अब अगर मैं दो मेटल को टच कर दूं या वायर से कनेक्ट कर दूं तो उनका चार्ज आपस में चेंज हो जाएगा, ओके। तो ये है चार्जिंग बाय कंडक्शन। एंड फाइनली इज थर्ड वन, क्या है बताइए? इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में जिस बॉडी को आप चार्ज करने की कोशिश कर रहे हो, दैट आल्सो हैज टू बी अ कंडक्टर, ठीक। तो देखिए, ये मेरे पास एक स्फीयर है, मैं इसके पास एक रॉड ले आया। ये रॉड इंसुलेटर हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही मैं ये रॉड लेके आऊंगा, इसके इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, यहाँ ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ, ठीक है, डेफिशिएंसी हो जाएगी। सो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिव चार्ज, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पॉजिटिव चार्ज। चार्ज इधर से उधर हुआ है, चार्ज इस बॉडी को छोड़ के नहीं गया। सो इंडक्शन डजंट चेंज द चार्ज ऑन द बॉडी और कनेक्टेड बॉडीज। जिन भी बॉडीज पे आप इंडक्शन लगा रहे हो उनका टोटल चार्ज चेंज नहीं होगा, वो चार्ज लेफ्ट राइट शिफ्ट होगा, ठीक है, अप डाउन शिफ्ट होगा, लेकिन चेंज नहीं होगा। इस पे जो भी इनिशियल चार्ज था वही वाला इनिशियल चार्ज बाद में भी रहेगा। तो ये इंडक्शन है, ठीक। फ्रिक्शन, कंडक्शन, दोनों में कांटेक्ट की जरूरत होती है, दोनों में टच करने की जरूरत होती है। इंडक्शन में हम टच नहीं करते, इसमें हम इंसुलेटर्स यूज करते हैं, इसमें हम कंडक्टर्स यूज करते हैं। तो थोड़ा सा देख लेना। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं। हीट करके आप किसी के इलेक्ट्रॉन निकाल के उसे चार्ज कर सकते हो, फोटो इलेक्ट्रिक से इफेक्ट से चार्ज कर सकते हो, सेकेंडरी एमिशन से चार्ज कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा 4 मेथड और हैं हमारे पास, लेकिन हम चारों मेथड यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पे हमें यूज करने। जो अगले 4 मेथड है, डोंट वरी, वो हम ड्यूअल नेचर में डिस्कस कर लेंगे। अब इसके बाद वापस से हम आते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। कूलम्ब्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ। कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2
बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए, फोर्स इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अगर फोर्स पॉजिटिव हो दैट मीन्स रिपल्शन, नेगेटिव फोर्स हो दैट शोज अट्रैक्शन। अगर दोनों चार्जेस लाइक चार्ज हैं तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव या नेगेटिव इंटू नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो Q1 Q2 को जैसे ही साइन के साथ पुट करोगे आपका पॉजिटिव नेगेटिव आंसर अपने आप कंफर्म कर देगा, ठीक है, कि रिपल्सिव फोर्स है या अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है इसलिए हम यहाँ माइनस लगाते हैं, आप मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। तो दोनों की दोनों सिमिलर हैं काफी ज्यादा कंडीशंस में, बट दिस इज अ कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज मीडियम डिपेंडेंट। अगर दो चार्जेस के बीच में मैं मीडियम को चेंज कर दूं, दो चार्जेस को अगर मैं वाटर में डाल दूं तो उनके बीच की फोर्स 81 से डिवाइड हो जाती है। बट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज मीडियम इंडिपेंडेंट। दो चार्जेस के बीच में मैं चाहे पानी डालूं, तेल डालूं या पहाड़ रखूं, दो चार्जेस के बीच की फोर्स चेंज नहीं हो सकती, सॉरी दो मासेस के बीच की, ठीक है, ये इनमें डिफरेंस है। दोनों की दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, आर स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, दोनों फोर्सेस सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स बोले तो अगर आपके पास पॉइंट चार्जेस या पॉइंट मासेस हैं तो दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ये सेंटर टू सेंटर लगती है, जबकि न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल होती है, वो सेंटर टू सेंटर नहीं लगती। दोनों लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में जब तक ना बोला जाए हम mg को कंसिडर ही नहीं करेंगे, mg इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे नेग्लेक्ट हो जाता है, ठीक। तो अपने आप मान के चलना अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तो ग्रेविटेशनल नहीं होगी, कंडीशन सप्लाइड, ठीक है। तो वहां पे वापस आइए, अब ये तो था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जो पीवाईक्यू में मैंने थोड़ा सा रिपीट होता हुआ देखा है। देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे चार्जेस हैं Q Q Q Q, ठीक। तो सबसे पहले लेट जस्ट नेम देम 1 2 3 4। क्यूब जो है, सॉरी स्क्वायर जो है इसकी साइड A है। अब बताइए ये वाला क्यूब इसको क्या करेगा, रिपेल। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स बाय 2 विल बी के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये वाला चार्ज इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा, कितने से, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, ठीक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो इसके साथ √2 लगा दो। कोई प्रॉब्लम, कौन सा पेयर मिस किया मैंने, हर चार्ज पे बाकी चार्जेस फोर्स लगाएंगे, तो ये दो तो मैंने कंसिडर कर लिया, मैंने तीसरा मिस किया, तो तीसरा चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा इसी डायरेक्शन में। तो डायगोनल कितना होगा, √2a, और ये फोर्स कितनी होगी, के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। तो बताइए इस चार्ज पे बाकी तीन चार्जेस कितनी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। तो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1/2 प्लस √2। ये वाला क्वेश्चन मैंने जेईई मेंस में भी देख लिया कई बार, तो ये आपको अपने आप हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना प्लीज इसे, फोर्सेस वगैरह ऐसे लगती हैं। तो हर चार्ज पे बाकी चार्ज मिलके फोर्स लगाएंगे, कितनी फोर्स लगाएंगे वो आपको अपने आप देखना है। आइए, द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो प्लीज एक चीज का ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो दो टाइप की, वैसे तो तीन भी हो सकती हैं लेकिन दो टाइप की हमें कंसिडर करनी है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और दूसरा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास होती है, ठीक है। इस चैप्टर में कौन सी फील्ड के साथ डील करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहले दो चैप्टर जो 12th के हैं
इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इनमें चार्जेस रेस्ट पे रहते हैं। चार्ज अगर रेस्ट पे है तो ठीक, स्टैटिक कंडीशंस, ये अलग बात है, चार्ज आपको मूविंग मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चंस में, लेकिन हम इनिशियल फाइनल कंसिडर करते हैं सिचुएशन, तो फर्क नहीं पड़ता। सो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लूप बनाती हैं? बताइए, क्या पढ़ा है आपने? बनाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लूप बनाती है नहीं बनाती? जल्दी बोलो। बनाती है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेटल के अंदर से पास कर सकती हैं? करती हैं, जबकि हमने ये सारी चीजें अपोजिट पढ़ रखी हैं यहाँ पे। तो आ जाओ इन कंसेप्ट्स को थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, दीज डू नॉट पास थ्रू मेटल, दीज डू नॉट पास थ्रू मेटल। ये वाला पॉइंट एक नोट्स में मिल जाएंगे आपको, सारे पॉइंट समझने की कोशिश करो, ठीक। तो ये मेटल के अंदर से पास नहीं होती, ठीक। दीज डू नॉट मेक लूप्स, ये लूप नहीं बनाती। जबकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, दीज मेक्स लूप। एक जेईई मेंस का क्वेश्चन था और उसमें अलग अलग लाइंस दे रखी थी और पूछा गया था कौन सी लाइन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को दिखा रही है। आंसर ये था। अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है तो आपके दिमाग में दोनों होने चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वाला टॉपिक EMI चैप्टर में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। वहां पे अगर आपको याद है तो इट्स ओके, नहीं याद है तो जब आगे करेंगे R/2 dB/dt, एक ऐसा फॉर्मूला आपको मिलेगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडक्शन की वजह से आई है और ये लूप बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, ये हमेशा एक मेटेलिक सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई भी हो, दीज डू नॉट इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इंटरसेक्ट करेंगी तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे टेंजेंट क्या देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर ये इंटरसेक्ट कर गई तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ये इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती हैं, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे खत्म होती हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और इंफिनिटी पे खत्म होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी, कैन टर्मिनेट इन नेगेटिव चार्ज और एट इंफिनिटी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा सा देख लेना इन्हें। जितना ज्यादा चार्ज होगा बड़ा, उतनी ज्यादा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिखानी पड़ेंगी, ठीक। बिगर चार्ज मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी किसी पॉइंट पे कॉर्नर नहीं बना सकती, शार्प एजेस नहीं बना सकती, ये स्मूथ कर्व होंगे, एकदम से ऐसे 90 डिग्री पे या किसी रैंडमली एंगल पे बैंड नहीं हो सकती, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, दीज आर कंजर्वेटिव फील्ड, पाथ इंडिपेंडेंट, वर्क डन लूप में 0। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, घूम फिर के वापस आओगे तो वर्क डन 0 नहीं होगा। एक क्वेश्चन तुम्हें प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, ये तुम्हारे पास एक मेटल वायर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो बताओ एक चार्ज को घुमा के यहीं वापस ले आया, वर्क डन कितना होगा? तो बच्चे आंसर 0 देते थे, लेकिन वहां पे इंडक्शन हो रहा है, EMI, तो घूम फिर के वापस आएंगे, वर्क डन Q डेल्टा V होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से लूप में वर्क डन 0 होता है। तो जब तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ रहे हैं उनके रूल्स अलग हैं, सारे मैंने पॉइंटों में थोड़े डिटेल में लिखवा रखे हैं नोट्स में, प्लीज देख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक। अगर आपके पास कोई टेस्ट चार्ज है और उस पे फोर्स F लग रही है, तो उस फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो, दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट होती हैं, या तो न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर, ओके। आइए अब यहां पे बॉडी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां उसका ग्राफ, जितनी भी बॉडीज हैं एक बार उन्हें जरा जल्दी से कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है पॉइंट चार्ज Q,
ठीक। तो बच्चों पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ग्राफ बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, ग्राफ की शेप। ये रेक्टेंगुलर क्यों बोलते हो? देखो, क्या E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है? अगर दोनों की पावर 1 हो इनवर्स रिलेशन में, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर दोनों की पावर 1 1 नहीं बन रही है, कुछ और केस है, तो वो जस्ट इज हाइपरबोला। केमिस्ट्री में तुम P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V देखते हो, दोनों की पावर सिंगल है, इसलिए उसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। दिस इज जस्ट हाइपरबोला। पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। पोटेंशियल का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक, तो ये पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। नेक्स्ट, इसके बाद और बॉडीज बताइए। ठीक है, स्फेयर। स्फेयर में अलग अलग केसेस आ जाते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक स्फेयर है और इस पे चार्ज है, कोई फर्क नहीं पड़ता ये कौन सा स्फेयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इससे कितनी होगी, KQ/R स्क्वायर। जब तक आप किसी भी स्फेयर से बाहर हैं, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड, होलो, शेल, कोई भी केस है, अगर आप उससे बाहर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R स्क्वायर होगा। और अगर आप उसके सरफेस पे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा बताइए। हेलो, हाँ भाई, मैं तो 602 में हूँ, क्या हुआ? 602 कर दिया चेक। हेलो, हाँ भाई आइए वापस। सरफेस पे कितनी होगी, KQ/R स्क्वायर। अब लफड़े होंगे अंदर, अंदर ग्राफ चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले आइए, मेरे पास एक स्फीयर है जिस पे चार्ज सिर्फ सरफेस पे है, अंदर चार्ज नहीं है। बताइए कौन सा केस हो सकता है, ये कौन सा स्फीयर होगा? इट कैन बी आइदर कंडक्टिंग सॉलिड या होलो स्फीयर, और इट कैन बी कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग शेल। शेल समझते हो? बिल्कुल पतला सा स्फीयर, जैसे आपके पास बलून है, बलून में सारा मास उसके सरफेस पे है, इतना पतला है वो। आपके पास नारियल है, नारियल बीच से मोटा होता है, अंदर से होलो होता है। नारियल को मैं शेल नहीं कह सकता, नारियल इज अ होलो स्फीयर। ठीक, सो हमारे पास शेल है, तो शेल में सिर्फ सरफेस ही है उसके पास, तो सारा चार्ज सरफेस पे जाएगा। मेटल है तो मेटल पे सारा चार्ज कहाँ रहता है, सरफेस पे रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितनी होगी एनीवन, कितनी होगी बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर्स के अंदर कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे वापस आइए, अगेन मैं बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे डिस्टेंस, तो आइए वापस, यहाँ पे रेडियस, लफड़े सरफेस पे होते हैं। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, बाहर ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, KQ/R स्क्वायर, और सरफेस पे कितनी है, KQ/R स्क्वायर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो गई। बाकी चीज तो देखी जाए, क्लास में लाइटर क्यों है? ओके, ठीक है, नेक्स्ट करें। इसके बाद हमारे पास है यहां पे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर क्या होता है? यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, कुछ ना बोला जाए तो आपको बाय डिफॉल्ट मान के चलना है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसमें रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब आओ हेल्प करवाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड
का फॉर्मूला सेम रहेगा आउटसाइड, इनसाइड क्या होगा बोलिए? के क्यू आर बाय आर क्यूब, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस आर बाय आर, या फिर रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूले होते हैं। तो ग्राफ देखिए प्लीज, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास डिस्टेंस। लफड़े सरफेस पे होते हैं तो जल्दी से सरफेस ड्रॉ किया, ये आर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, बाहर हाइपरबोला, अंदर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो आपको ग्राफ याद होने चाहिए। नेक्स्ट करें, ठीक है, वापस आइए। देखिए अब आपके पास क्या है, रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो ये मेरे पास एक रिंग हो गई, मैंने इसे चार्ज दे दिया क्यों, और मैं यहां इसकी एक्सिस पे हूं, पी पॉइंट पे, तो हेल्प करवाइए। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां इस डायरेक्शन में होगी एक्सिस पे। फॉर्मूला किसी को याद है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। एक्स को 0 रखो, कौन से पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा? सेंटर। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 होगी, ठीक है। हाँ बच्चों, अगर मैं इंफिनिटी पे पहुंच गया, बहुत दूर, यहां से चलता 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 बहुत दूर पहुंच गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 ही होगी, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां इंफिनिटी पे 0 है, क्या बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? तो ग्राफ की शेप बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस x, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 0 है, फिर इंक्रीज होगी, फिर वापस 0 होगी, तो दोबारा से डिक्रीज होगी, ऐसे दिखा। आप देख सकते हैं यहां पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? r/√2। कैसे निकालोगे? अगर कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमा या मिनिमा पे पहुंच रही है तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो x की वैल्यू r/√2 होनी चाहिए। अब मान लो मैं इस साइड जा रहा हूं, इंस्टेड ऑफ द राइट साइड हम लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, क्या चेंज हुआ? x नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव हो गया। तो ग्राफ हमारा अब थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, ऐसे सेम शेप रहेगी, बस नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये -r/√2 होगा। पढ़ा लिखा? आइए फिर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आइडेंटिकल चार्जेस। आपके पास आइडेंटिकल चार्ज हैं और उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हैं। तो देखो यहां मेरे पास एक चार्ज, यहां मेरे पास एक चार्ज, दोनों चार्ज क्यों क्यों डाइपोल बन गया ना? शाबाश, डाइपोल नहीं है ये, ठीक है, कई बच्चे इसे डाइपोल मान लेते हैं। और ये मेरे पास एक लाइन है जो इसे बाइसेक्ट कर रही है, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब मैंने यहां एक पी पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट x डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस d है, इसका और इसका आंसर सेम रहता है। जी में कई बार इस पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, नीट में तो नहीं आया अभी तक। अब देखिए यहां पे मेरे पास पी पॉइंट है, तो जब आप डेरिवेशन देखेंगे तो रिंग में तो पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसमें चार्ज सिर्फ यहां और यहां है।
रिंग में दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2r। तो बस एनालॉजी से d और 2r कंपेयर कर लो। आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना यहां एक्स एक्सिस पे रिंग का फॉर्मूला k क्यू x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। आर की जगह क्या रखना पड़ेगा? d/2। कोई प्रॉब्लम? रिंग पे कितना चार्ज था? सिस्टम में कितना चार्ज है? तो यहाँ पे 2q रखना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है। अब अगर मैं कहूं कि हाँ भाई इसका ग्राफ बना दो, तो तुम इसमें कोई खास चेंज नहीं देख सकते। तो इसका ग्राफ भी ऐसा ही आएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगी? हाँ भाई, r/√2 पे थी। r क्या है यहाँ? d/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कई बच्चे आंसर रट लेते हैं। जी मेरे 1-2 साल पहले क्वेश्चन आया था, एक रिंग का रेडियस 2a है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगी? तो r की वैल्यू 2a पुट करनी थी, लेकिन बच्चों को r/2 रटा हुआ था, तो उन्होंने a/√2 कर दिया। तो आंसर रट रहे हो तो एटलीस्ट देख लेना किन वैल्यूज के लिए हमने रटे हैं। ठीक है, करें आगे, चेंज करो। अगेन सारे नोट्स में हैं, समझने पे ध्यान दो। आइए वापस। नेक्स्ट, फाइनाइट चार्ज। आपके पास ये एक रॉड है। ये जो रॉड है ये इन्फिनिटी तक नहीं है, बस लिमिटेड है। मैंने रॉड के ऊपर कहीं भी एक परपेंडिकुलर लाइन ले ली। दिस डिस्टेंस इज r। मैंने रॉड के टॉप एंड को p से कनेक्ट किया, बॉटम एंड को p से कनेक्ट किया। टॉप एंड अल्फा एंगल ऊपर है, बॉटम एंड बीटा एंगल नीचे, और इस पे चार्ज है लैम्डा। तो आई होप पता हो, लैम्डा चार्ज बाय लेंथ, सिग्मा चार्ज बाय एरिया, डेंसिटी चार्ज बाय वॉल्यूम, ये है। ठीक, तो आपको पता है यहां सिमेट्री नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे होती है उसका फॉर्मूला होता है, बताओ, k लैम्डा बाय r, बोलो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड y में जो होती है उसका फॉर्मूला बोलो, k लैम्डा बाय r कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये होता है। अब अगर मैं कह दूं अल्फा बीटा कांस्टेंट है, वट एवर बी द वैल्यूज, सॉरी अल्फा और बीटा अलग अलग कांस्टेंट है, तो बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ कैसा बनेगा? बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, यहां रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ठीक, अब वापस से मेरे पास यहां एक रिंग होती पूरी, मैंने क्या किया, उस रिंग को तोड़ दिया। ठीक है, उसका जस्ट इतना पार्ट ले लिया। अब यहां सेंटर है, सेंटर से वापस ऐसी लाइन डालो, ये परपेंडिकुलर लाइन, रेफरेंस लाइन, ये डिस्टेंस कितना है इस बार? r रेडियस, उसमें r डिस्टेंस था, इसमें r रेडियस। अब कनेक्ट करो, इसका टॉप पॉइंट कनेक्ट किया अल्फा एंगल, इसका बॉटम पॉइंट कनेक्ट किया बीटा एंगल। ठीक, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड Ex, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड Ey। फॉर्मूले एग्जैक्टली यही आएंगे, बस स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखना पड़ेगा।
ओके, आइए फिर अगेन इसके बाद मेरे पास ये एक लाइन चार्ज है, ठीक। अभी मैंने कह दिया लॉन्ग लाइन चार्ज है, काफी बड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस में होगी, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। कितनी होगी एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड? अल्फा बीटा कितने हो गए यहाँ? 90 डिग्री, दोनों एंड इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, एंगल 90 होगा। तो ई एक्स हमारा कितना होगा? 2k लैम्डा बाय आर, या फिर लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सेम गोज फॉर दिस वन। मेरे पास एक सेमी रिंग है, ठीक। इस पे अगर यहां में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो तुम वही कहोगे 2k लैम्डा बाय आर, सेम होगा। डिफरेंस क्या है? यहां हमें लैम्डा नहीं गिवन होता, यहां हमें लैम्डा की जगह चार्ज बाय लेंथ रखना होता है। एनीवन? लेंथ ऑफ आर्क आर थीटा, इस केस में पाई आर, ये फॉर्मूले यूज करने होते हैं। नोट किया? ओके, फॉर्मूले ग्राफ अपने आप देख लेना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर आर के साथ बना रहे हो तो, बाकी कंडीशन अप्लाइड किस क्वांटिटी के साथ ग्राफ बनाना है। अब इसके बाद नेक्स्ट वन इज, छोड़ो वैसे ही कर लेते हैं ये वाला, तो नेक्स्ट वन इज डाइपोल। So dipole is equal and opposite charges separated by a distance, ठीक है। प्लीज देखो, ये हमारे पास अमोनिया है, आई होप सही बनाया। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बताइए, ठीक। आई थिंक केमिस्ट्री में पार्शियल लेते हैं, ठीक। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाइए। तो ये तुमने डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ली और आई थिंक केमिस्ट्री में म्यू से डिनोट करते हैं। ऑन द अदर हैंड ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, एंड हम ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। फिजिक्स में हम नेगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं, केमिस्ट्री में पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। आप ध्यान से देखो, आपने 3 डाइपोल ऐसे दिखाए और उनकी नेट डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव दिखाए, तो ये एक फर्क होता है, ठीक है। पहले से पता हो, आई होप तुम्हें याद हो, वर्क थर्मोडाइनमिक्स वालों उसके भी साइन अपोजिट थे फिजिक्स केमिस्ट्री में। अब डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। जो आपके पास चार्ज है और चार्ज के बीच में डिस्टेंस है, द डिस्टेंस फ्रॉम अ डाइपोल इज ऑलवेज मेजर्ड थ्रू मिड पॉइंट। हम जब भी डाइपोल से डिस्टेंस लेते हैं, ये हमारे पास एक डाइपोल हो गया, इससे जब भी मैं डिस्टेंस बताऊंगा हमेशा मिड पॉइंट से बताऊंगा। तो इंस्टेड ऑफ l/2 लिखने के मैं इस लेंथ को a ले लेता हूं, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई? 2a। तो डाइपोल की लेंथ में डबल नहीं कर रहा हूं, उस लेंथ को 2a से दिखा रहे हैं ताकि हाफ का वो a/2 ना आए। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला q इंटू 2a भी होता है, ठीक। अब जेई में क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे कि देखो यहाँ पे तुम्हारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो गए। पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा है, बताओ डाइपोल मोमेंट कितनी होगी? तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है पॉजिटिव वाला चार्ज इनटू पॉजिटिव चार्ज की लोकेशन माइनस नेगेटिव चार्ज की लोकेशन। ये टॉर्क वगैरह वाले में तुम्हें मिल जाएगा, ये इसके फॉर्मूले होते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है 4Q और यहाँ एक चार्ज है -5Q। ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मैं पूछ रहा हूँ सिस्टम की डाइपोल मोमेंट क्या है? तो प्लीज देखिएगा, इस Q को कितना चार्ज चाहिए डाइपोल बनाने के लिए? -Q। इससे मिल सकता है? किससे मिलेगा?
तो इसे मैंने ब्रेक कर दिया -q और -4q में, तो एक डाइपोल ये बन गया QL और एक डाइपोल ये बन गया 4QL। अब नेट डाइपोल मोमेंट a² b² 2ab cos थीटा, वहां से नेट डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। ठीक, ऐसे इस केस में कर लेना। अब एक काइंड ऑफ अपने कंसेप्ट को हिलाने वाला क्वेश्चन आया था इस बार, तो पहले एक बार एग्जांपल देखें, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है। ये हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ मैंने एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज लिया लेट जस्ट से 3-4 पॉइंट पे, और यहाँ मैंने एक 6 माइक्रोकूलम का चार्ज लिया, ठीक 8-7 पे। पॉइंट्स हाइपोथेटिकल कहीं भी दिखा दिए। बताइए व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। बेसिक क्वेश्चन पूछिए, बोलिए इस सिस्टम की डाइपोल मोमेंट कितनी होगी। सॉल्व नहीं होगा ये, चुपचाप बताओ। बेसिक क्वेश्चन पूछो। दोनों चार्ज पॉजिटिव। जब भी हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं हम इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लेते हैं, जैसे कि आप यहां देख सकते हो। सिस्टम पे चार्ज कितना है, 0। ठीक, सिस्टम पे चार्ज कितना है, 0। सो अ डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, बट डाइपोल मोमेंट डजंट नीड इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। जेईई मेंस में इस बार क्वेश्चन आया था जनवरी शिफ्ट में, मैं भी देख के हैरान था कि नेट चार्ज 0 नहीं बन रहा था। तो इस सिस्टम का भी नेट चार्ज 0 नहीं है। ऐसा अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना डाइपोल मोमेंट पोजीशन डिपेंडेंट होगी। डाइपोल मोमेंट इस चीज पे डिपेंड करेगी कि किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो। जैसे इस पॉइंट के अबाउट निकालो तो अलग आंसर आएगा, इसके अबाउट अलग, इसके अबाउट अलग, किसी और पॉइंट के अबाउट अलग अलग आंसर आएगा। तो फॉर्मूला होता है नेट डाइपोल मोमेंट का चार्ज इनटू लोकेशन ऑफ चार्ज प्लस चार्ज इनटू लोकेशन ऑफ चार्ज प्लस डॉट 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 चार्ज इनटू लोकेशन ऑफ चार्ज। और ये फॉर्मूला मैंने किसके अबाउट लिखा है, अबाउट ओरिजिन। तो जेईई मेंस में वो क्वेश्चन देख लेना, मैंने ग्रुप पे डाल दिया था मेरे वाले उस चैनल पे, हेल्प इन फिजिक्स वाले पे, व्हाट्सएप पे। 10 क्वेश्चन मैंने डाले थे जो थोड़े से डिफरेंट थे, पोटेंशियोमीटर भी इंक्लूडेड था उनमें, जो जेईई मेंस में आए थे। और जो जेईई मेंस में आ सकता है वो तुम्हारे भी आ सकता है नीट में, क्योंकि सिलेबस सेम है, पीडीएफ सेम है अपार्ट फ्रॉम मैथ बायो। ठीक, तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए सिस्टम का नेट चार्ज 0 होना जरूरी नहीं है। तो बताओ आंसर क्या होगा इसका, 2 इंटू 3i कैप 4j कैप प्लस 6 इंटू 8i कैप 7j कैप, सबको ऐड कर देना। ठीक है, ये फॉर्मूला वैलिड है। हाँ, अगर चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट हैं सिस्टम पे तो डाइपोल मोमेंट एक ही आएगी, अदरवाइज पोजीशन डिपेंडेंट आएगी। तो ये थोड़ा देख लेना प्लीज। अब नेक्स्ट, ये हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई, ये और ये जो आपको लाइन दिख रही है, दिस लाइन इज एक्सियल लाइन एंड दिस वन इज इक्वेटोरियल लाइन। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे कितनी होती है, 2kpr बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। प्लीज याद रखिएगा ये फॉर्मूला लगाने के लिए r a से बड़ा होना चाहिए। दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड इनसाइड डाइपोल। अगर मैं तुम्हें कह दूं ये तुम्हारे पास एक डाइपोल है, बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो मैं डाइपोल के अंदर हूं, ये डेरिवेशन हमने डाइपोल के बाहर किया था। तो ये फॉर्मूला जब भी वैलिड है जब आप डाइपोल के बाहर हो, प्लीज देख लेना। ठीक, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 माइनस का साइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यहाँ कोई कंडीशन है नहीं, आंसर आ जाएगा। ये डाइपोल के आर की वैल्यू 0 रखो, डाइपोल का मिड पॉइंट जो होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी आपको।
ठीक। इसके बाद शॉर्ट डाइपोल। अगर डाइपोल छोटा हो गया तो बच्चों व्हाट इज अ शॉर्ट डाइपोल? एक डाइपोल जिसमें डिस्टेंस इतने बड़े ले रहे हैं कि डाइपोल का साइज ही नहीं नजर आ रहा। ठीक। किसी चीज को बड़ा करना है तो बाकी चीजों को छोटा कर दो। तो मैं अपने नंबर कम लग रहे हैं तो उन बच्चों से कंपेयर करने लग जाओ जिनके आए ही नहीं। ठीक। तो मैं अपने जब नंबर ज्यादा लग रहे हैं तो उन बच्चों से कंपेयर करो जिनके बहुत अच्छे आ रहे हैं। थोड़ा देख लेना, एवरीथिंग इज रिलेटिव। नीट में तो हमेशा शॉर्ट डाइपोल ही बोलते हैं, लेकिन जेई में पॉइंट डाइपोल भी बोल देते हैं। एक चीज देखिएगा, जेई में क्वेश्चन आ चुके हैं जिसमें डिस्टेंस कंपेरेबल था। शॉर्ट डाइपोल किसी एंगल से नहीं होना चाहिए था, लेकिन फॉर्मूले शॉर्ट डाइपोल के लग रहे थे। तो जस्ट इन केस आपकी बात इनसे नहीं बन रही है, बड़े वाले फॉर्मूलों से, या ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एरर पूछी थी, इस फॉर्मूले से मैं एरर निकालूं बहुत टाइम लगेगा डिफरेंशिएशन में, वहां से एरर निकालने में। तो फॉर्मूले तो ये लगने चाहिए थे, लेकिन बात इन वाले शॉर्ट डाइपोल के फॉर्मूले से बन रही थी। तो वहां पे तुम्हें अपना, ठीक है, खुद का दिमाग यूज करना है कि कौन सा फॉर्मूला बेस्ट रह सकता है। ठीक। आइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे कितनी होगी बोलिए? 2kp बाय आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पे kp बाय आर क्यूब। डायरेक्शन अपोजिट, वैसे अपोजिट और सेम देख लेना। तो ये था हल्का सा डाइपोल का डिस्कशन। इसके बाद हम चलते हैं फ्लक्स में, गॉसेस लॉ, फ्लक्स, इनकी बात करते हैं। तो बच्चों फ्लक्स, अभी तो हम इसे फ्लक्स ही बोलेंगे, आगे हम इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलने लग जाएंगे क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स भी आ जाएगा। सो नंबर ऑफ EFL passing through a surface perpendicularly is called electric flux। क्या हो गया, परेशान हो गया? Number of electric field lines passing through a surface perpendicularly is called electric flux। ये डेफिनेशन मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए वैलिड नहीं है। तो बोल दो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली, नहीं आएगा। अब देखें, मेरे पास ये एक सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, ठीक। तो यहां फ्लक्स कितना होगा? 3। अगर आपको याद है फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता है, तो ये वोल्ट अपॉन मीटर और ये मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम यूनिट, ठीक, वोल्ट मीटर यूज करते हैं, वोल्ट पर मीटर नहीं, ठीक है। फ्लक्स की यूनिट मैक्सिमम वोल्ट मीटर यूज करेंगे। अब तो फ्लक्स यहाँ 3 हो गया, लेकिन हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंट कर नहीं सकते। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सच में बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो हमने फॉर्मूला बनाया, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds। आई होप आपको पता हो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर है, और मैंने आपसे कह दिया ये आपके पास एक सरफेस है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बताइए ये एंगल 30 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल है? तो ये एंगल है सरफेस के साथ, प्लेन के साथ, और ये एंगल है एरिया वेक्टर के साथ। तो थोड़ा सा कंफर्म कर लेना कि हमें एंगल एरिया वेक्टर के साथ लेना होता है, सरफेस के साथ। तो अगर कैसा ही सरफेस हो, कैसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया कांस्टेंट होने चाहिए जब ये नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देखें, ये मेरे पास एक क्यूब है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, ऐसे। क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो वापस आओ, देखो, सबसे पहले ये जो लेफ्ट वाला फेस है इसे 1 नाम दे दिया, और ये बिल्कुल राइट वाला फेस है इसे 6 नाम दे दिया। बाकी जो फेस बचे, चाहे दिख रहे हो ना दिख रहे हो, 2 3
4 5 ये होंगे, बाकी जो बच गए। अब ये पहला फेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, पास करेगी फर्स्ट से, पास करेगी, 6 से पास करेगी, करेगी, लेकिन ये सेकंड है, सेकंड से पास करेगी, नहीं करेगी, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन फेसेस से फ्लक्स 0 हो। अब बताइए इस फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है, एग्जिट कर रही है? नहीं बता सकते। खेत के बीचों बीच तुमने दरवाजा गाड़ दिया, दरवाजे को खोल के दूसरी साइड चले गए, बोलो अंदर गए हुए बाहर? अंदर बाहर इज डिफाइंड फॉर क्लोज्ड बॉडीज, नॉट ओपन बॉडीज। जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साइन लेंगे हम हमेशा क्लोज्ड बॉडी के लिए बोलेंगे। जैसे यहां देखो, मैं कहूं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो बताओ क्यूब के अंदर एग्जिट कर रही है, बाहर? अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। कोई दरवाजा खोल के इस साइड आ गया तो हम कहेंगे अंदर आया है। सो यहाँ पे अंदर बाहर डिफाइन नहीं होते ओपन फेसेस के लिए, ओपन बॉडीज के लिए अंदर बाहर नहीं होते, क्लोज्ड बॉडीज के लिए होते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये एंटर हो रहा है, दिस इज इनवर्ड फ्लक्स, ये एग्जिट हो रहा है, आउटवर्ड फ्लक्स। एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है, तो ये एरिया हो गए। यहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में एंगल देख सकते हो, कितना है, 180, और आई शुड से ऑब्ट्यूज, जरूरी थोड़ी ना हमेशा 180। यहां कितना एंगल है, 0 या एक्यूट। कॉस 180 कितना होता है, नेगेटिव। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव। तो प्लीज याद रखिएगा, इनवर्ड फ्लक्स या एंटरिंग फ्लक्स हम नेगेटिव लेते हैं और आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव लेते हैं। नेक्स्ट आओ, ये मेरे पास एक क्लोज्ड बॉडी है, क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। मैंने यहां एक चार्ज रख दिया Q1, ओके। बताइए Q1 का फ्लक्स पास हुआ बॉडी से? नहीं, फ्लक्स इज फ्लो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और गई, ये एंटर हुई लेकिन ये एग्जिट भी हो गई, फ्लक्स 0। ये एंटर हुई, एग्जिट भी हो गई, फ्लक्स 0। ये एंटर हुई तो एग्जिट कहां से होगी? सो अगर कोई चार्ज बाहर है तो उसका फ्लक्स, नेट फ्लक्स 0 होता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके एंटर करेंगे तो एग्जिट करेंगे, क्योंकि क्लोज्ड बॉडी, ओपन नहीं है। अगर कोई गया है तो निकले भीगा, तो सेंस बना रहा है। तो बाहर वाले चार्जेस का फ्लक्स इसलिए नहीं होता। अब अगेन मेरे पास यही बॉडी है और इसके अंदर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, एंटर या एग्जिट? तो फ्लक्स पॉजिटिव। एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकली, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। क्या ये 0 हो सकता है? तो इसका फ्लक्स 0 है, नॉन 0। तो अगर कोई चार्ज अंदर रखा है तो उसका फ्लक्स या तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। अगर कोई बाहर रखा है तो उसका फ्लक्स 0 होगा। विदाउट किसी, दिस इज गॉसेस लॉ। फ्लक्स ओनली डिपेंड्स ऑन द इनसाइड चार्जेस, अंदर वाले चार्जेस पे फ्लक्स डिपेंड करता है। तेरे को नींद के बहुत झटके आ रहे हैं, जब मुंह धोया, इट्स पानी पहले, इट्स ओके बच्चे, मैं तेरी गलती नहीं है, मैं थोड़ा ज्यादा स्पीड में हूँ, मैं मानता हूँ। सॉरी, नहीं ठीक है, इट्स ओके, बीच बीच में नींद आ जाती है, साइड वाले को बोल दिया अगर चपेट मार दे। ठीक है, कोई नहीं, आइए वापस। बीच बीच में ऐसे ही खड़े हो जाया करो, मन करे तो। हाँ भाई बोर हो रहे हैं, खड़े हो गए, कर लिया करो, मेरे को दिक्कत नहीं है।
एज लॉन्ग एज तुम पढ़ रहे हो। आए वापस। हाँ तो बच्चों, सो व्हाट इज फ्लक्स? सबसे पहले फ्लक्स इज डिफाइंड एज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। ये फ्लक्स होता है, ये हमने फॉर्मूला लिखा था। हमारे सरफेस कैसे थे? ओपन। लेकिन अब मैं क्या लगा रहा हूं? गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ कैसे सरफेस के लिए? क्लोज्ड। तो यहां हम ये एक सर्कल लगा देंगे जिसका मतलब है सरफेस बंद होना चाहिए। सो वी विल कॉल इट surface integral of electric field over closed surface या closed surface integral. So according to Gauss's law, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन सरफेस वाला क्लोज्ड सरफेस पे किसके इक्वल होता है? चार्ज एनक्लोज्ड, जितने भी चार्जेस उस सरफेस के अंदर है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मीडियम डिपेंडेंट है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, फ्लक्स ओनली डिपेंड्स ऑन इनसाइड चार्जेस, व्हाइल इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए डिपेंड्स ऑन ऑल चार्जेस। सेंस बनेगी। देखो मैंने ये एक क्लोज्ड बॉडी ड्रॉ कर दी, यहां एक चार्ज Q1, यहां एक Q2। फ्लक्स किससे होगा? Q2 से। मैंने एक पॉइंट ले लिया P, मैंने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तुम कहोगे इसकी KQ/R², इसकी KQ/R², उन दोनों का रिजल्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस पे डिपेंड करती है, अंदर हो या बाहर हो, लेकिन फ्लक्स सिर्फ अंदर वालों पे डिपेंड करेगा। सेंस बना रहा है? ठीक है, करो आगे। इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। कि गॉस लॉ पढ़ तो लिया, लेकिन काम क्या आएगा? ठीक, तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। पहली की एप्लीकेशन, टू कैलकुलेट EFL। हम गॉसेस लॉ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बता सकते हैं एग्जैक्टली कितनी होती है। आजिए, मेरे पास एक चार्ज है +1 कूलम्ब, बताओ इस चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी? आंसर नहीं पता, चलो निकालते हैं। मैंने क्या किया, मैंने इसके साइड में एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बना दिया, ओके, एंड दिस स्फीयर इज अवर गॉसियन सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कह सकते हैं। गॉसियन सरफेस की कैसी ही शेप हो सकती है, कैसा ही साइज हो सकता है, और इट कैन बी हाइपोथेटिकल, ये एक्चुअल में होना जरूरी नहीं है। जैसे ये रूम बंद है, ठीक, इमेजिन करो मैंने अपने हाथ पे एक क्यूब रख लिया, दिख रहा है क्यूब? ये गॉसियन सरफेस है, इमेजिन करो ठीक है, क्यूब का कलर पसंद नहीं आ रहा तो लो पिंक बना दिया। सो दिस इज गॉसेस लॉ। आपको कोई एक्चुअल सरफेस नहीं चाहिए, आप अपनी तरफ से मान सकते हो कि ये ऐसा होगा। तो ये मैंने कंसेंट्रिक स्फीयर बना दिया। अब बच्चों, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं? रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव से। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई, सरफेस के परपेंडिकुलर है ना, एक ऐसे गई, एक ऐसे गई, कोई ऐसे गई, सारी जा रही है, कोई भी देख लो वो परपेंडिकुलर है। सो व्हाट इज फ्लक्स? Q/ε0। What is flux? Number of electric field lines passing through a charge, passing through a surface normally। तो मेरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी आ रही है? 1/ε0। हाँ बच्चों, 1/ε0। वैल्यू ε0 की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। लेकिन अगर मैं ये रखने लग गया तो डिवाइड करने में पागल हो जाऊंगा। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9, 4 पाई वहां भेज दो। तो 1/ε0 की वैल्यू ऐसे ले लेना, बेटर रहेगा। तो कितनी फील्ड लाइंस होती हैं? 36 3, 110 के आसपास कुछ मल्टीप्लाई होगी इसकी, 10⁻11 के आसपास, ठीक, 10,000 करोड़।
तो 1 कूलम चार्ज से 10,000 करोड़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है, 100 बिलियन। और उसे हम क्या कह देते हैं? इनफाइनाइट। हम जब भी पहले चैप्टर पढ़ते हैं हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी चार्ज से इनफाइनाइट होती है। तो कोई भी नंबर जो बहुत बड़ा है उसे इनफाइनाइट कह सकते हैं, लेकिन अब हम एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं। तो आप एक चीज देखो, मैंने क्या किया, मैंने किया फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने किया फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो आपको वो रूल याद आया, द स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट। चार्ज जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखानी पड़ेंगी। तो ये है हमारी पहली एप्लीकेशन। ठीक, दूसरी एप्लीकेशन, दूसरी एप्लीकेशन है वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू चार्ज सिमेट्रिक सरफेस। आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो गॉसेस लॉ से, लेकिन कंडीशन है गॉसियन सरफेस कैसा ही नहीं हो सकता। अगर आपको गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, देयर शुड बी अ चार्ज सिमेट्री। सिमेट्री अलग चीज है, चार्ज सिमेट्री अलग है। चार्ज सिमेट्रिक सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, उस पर हर जगह पोटेंशियल सेम होना चाहिए। ठीक, तो अगर मेरे पास पॉइंट चार्ज है तो इसके अराउंड मैं सिर्फ स्फेयर बना सकता हूं अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो मैं कैसी शेप बना सकता हूं। ठीक, तो हमारे पास क्या है, लेट जस्ट से ये एक सरफेस चार्ज है, दिस इज एन इनफाइनाइट सरफेस चार्ज, इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, दोनों साइड इसके चार्ज है। तो ये क्या है, ये इसका थोड़ा सा लेटरल व्यू है। इसका फ्रंट व्यू देखो, फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये क्या दिखेगा, जस्ट लाइन। अब मैंने क्या किया, मैंने एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर इसके आर पार कर दिया, मैंने एक सिलेंडर लिया और इसके आर पार कर दिया ऐसे। तो ये वाला एरिया ए, ठीक, या यहां पे समझ लो मैंने इसके आर पार एक सिलेंडर कर दिया ऐसे। दिस सिलेंडर इज कॉल्ड अ पिल बॉक्स। पिल, दवाई वाला पिल बॉक्स, वो कैप्सूल सी आती है ना कड़वी जिसके अंदर पाउडर होता है, उस टाइप की शेप है। ठीक, तो इसे एग्जैक्टली सिलेंडर ना बोल के फिजिक्स में पिल बॉक्स बोला जाता है, लेकिन लाइट जस्ट सिलेंडर ही। सिलेंडर के कितने सरफेस हैं, एक ये कर्व्ड, एक ये फ्लैट। कोई डाउट किसी को? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होते हैं। हाँ भाई, ये कैसा फ्लक्स है, पॉजिटिव। ये कैसा फ्लक्स है नेगेटिव, आउटवर्ड है ना। और आपको दिख ही रहा है ये जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन पास नहीं हो रही, कोई भी इनके अंदर नहीं जा रही। सो मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करनी है। सो मैं गॉसेस लॉ लगाऊंगा, E dot ds over a closed surface is equal to charge enclosed by epsilon naught. प्लीज याद रखिएगा, whatever be the scenario, never integrate। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो गॉसेस लॉ से तो आपको कभी भी इंटीग्रेट करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते टाइम। तो हम इसमें इंटीग्रेशन दिखाते हैं, लेकिन हम यहाँ कभी इंटीग्रेट नहीं करेंगे, और तुम कर रहे हो तो तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आएगा। सो इसे 3 पार्ट में ब्रेक कर लो, E डॉट डी एस ओवर एस, 3 पार्ट में ब्रेक करो। 3 में क्यों? 3 सरफेस है, शाबाश। तो 3 सरफेस है इसलिए मैंने इसे 3 पार्ट में ब्रेक कर लिया और क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा। आइए, S1, S2, S3, 3 सरफेस दिख रहे, कौन सा फ्लक्स नहीं है? S2, सेकंड वाले से। अब वापस आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट होना जरूरी है, तो बाहर आ जाएगी ds का इंटीग्रेशन s। तो पहले सरफेस पे EA होगा, दूसरे पे 0 होगा, तीसरे पे EA होगा, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ बच्चों, मैंने एक पेज के आर पार सिलेंडर कट कर दिया, सिलेंडर कर दिया।
तो पेज किस शेप में कटेगा? सर्कल। तो ये एक सर्कल है, सिलेंडर के अंदर से सर्कल पास हो रहा है। तो बताओ चार्ज अपॉन एरिया सिग्मा, तो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। तो चार्ज इस सिलेंडर के अंदर सिग्मा ए है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताइए? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट और प्लेट। कौन सी शीट? नॉन कंडक्टिंग। अगर आपसे क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए कैसी शीट कैसी प्लेट क्या सिनेरियो है, so you have to consider this as the default scenario. Okay, okay, आइए अब मान लीजिए इंस्टेड ऑफ नॉन कंडक्टिंग हमारे पास एक कंडक्टिंग शीट है, ठीक, हमारे पास एक कंडक्टर हो गया। अब इस साइड भी सिग्मा, इस साइड भी सिग्मा, इस साइड जीरो। आई होप आपको याद हो मेटल के अंदर थिकनेस के अंदर चार्ज नहीं रह सकता। अब मैंने फिर से एक पिल बॉक्स बनाया ऐसी शेप, ये वाला एरिया ए, ये वाला एरिया ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन फेसेस हुए। E डॉट डी एस इंटीग्रेट करवाओ, लेफ्ट साइड का ई ए प्लस जीरो प्लस ई ए इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, एक सर्कल यहां एक सर्कल यहां, दोनों सर्कल्स पे चार्ज है, क्या लिखूं? 2 सिग्मा ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। क्या कंडक्टिंग शीट से हमेशा यही आंसर आएगा? आंसर है नो। ये सिर्फ इस सिनेरियो में आएगा और किसी सिनेरियो में ये आंसर नहीं होता। किस्मत अच्छी है तो अलग बात है। ये सिर्फ आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट में आंसर आता है। अगर आपके पास एक शीट है अकेली है तो ये आंसर आएगा। क्या हो गया, कुछ ज्यादा हो रहा है क्या? 12th क्लास में ये चैप्टर करवाने में मुझे 1 महीना लगा था। हफ्ते में 5 लेक्चर्स, काइंड ऑफ 20 लेक्चर से ज्यादा, और तुम्हारे मैंने एक लेक्चर में करवा दिया, तो मैं समझ सकता हूँ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, लेकिन सिलेबस तो मैं पहले ही दिखा दिया गया था। आइए बालकों, सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना। ये मेरे पास एक मेटेलिक प्लेट है, शीट है, इसके सिर्फ इस साइड चार्ज है, इस साइड चार्ज नहीं। एंड दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो। जब तक आसपास और कोई सिस्टम ना हो ये सिनेरियो नहीं रह सकता। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो डेरिवेशन करोगे तो एक ही सर्कल आएगा, एक ही चार्ज आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर सिंगल सरफेस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। वो चीज भी देखी जाए। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के इतने फॉर्मूले देख लिए, शीट वाले अकेले ऐसे फॉर्मूले हैं जिनमें आर नहीं आता। शीट वाले अकेले ऐसे फॉर्मूले हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। शीट के लेफ्ट राइट में अलग डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक। तो शीट का आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस होता है। अब अगर तुम्हारे ये बात समझ में आई
तो एक लफड़ा जो बच्चे यहां समझ जाते हैं आगे जाके करते हैं। बताइए, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, याद है कैपेसिटर, इक्वल एंड अपोजिट प्लेट्स। इस प्लेट पे सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा, बस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो कितनी हो। प्लीज डू दी ऑनर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, सॉरी कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लेते हैं? टोटल कितनी बनेगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आइए देखो, कैपेसिटर की प्लेट क्या होती है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग? ऑफ कोर्स वो चार्ज होती है तो कंडक्टर ही होने चाहिए। कैपेसिटर को कभी ध्यान से देखना, इस साइड चार्ज नहीं होता, चार्ज सिर्फ फेसिंग सरफेसेस पे होता है। अब ये बेशक एक मेटल हो लेकिन चार्ज सिर्फ एक साइड है, तो अगर किसी शीट पे सिर्फ एक साइड चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाय, तो दोनों डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डायरेक्शन में होगी। ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव, लेकिन सिर्फ एक ही साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट दिख रही है, तो कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, बीच में दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों ऐड होके सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बना देते हैं। ओके, सॉरी